गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। ठीक है, 4.4 जो है आपका स्टार्ट होगा और 4.4 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोगों को माइनर और कोफैक्टर, ठीक है, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में जब डिटर्मिनेंट का थ्योरी पढ़ाया जा रहा था तो उस समय आप लोगों को माइनर एंड कोफैक्टर का जो है वीडियो बताया गया था आप लोगों को, तो उससे आप समझ सकते हैं। नहीं तो देखिए फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। 4.4 बहुत बड़ा ये नहीं है, माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप। सबसे पहले मान लीजिए ए बराबर यदि कोई डिटर्मिनेंट है 4 है, 3 है, 5 और क्या है 6, और इसका आपसे कह रहा माइनर एंड कोफैक्टर निकालने के लिए। तो माइनर एंड कोफैक्टर निकालना, माइनर का मतलब हो गया क्या, उपसारणी, ठीक है, ये निकालना है। और ये कोफैक्टर फंक्शन ना, माइनर एंड कोफैक्टर, तो ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा आप लोगों को, यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन बना लीजिए कि यदि ए इक्वल टू इतना, छोड़िए ना, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही आप समझ लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है। आपसे दो चीज पूछ रहा है, एक आपके पूछ रहा है उपसारणी पूछ रहा है, खंडशः पूछ रहा है। मतलब एक चीज आपसे पूछ रहा है माइनर, एक पूछ रहा है कोफैक्टर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो माइनर कैसा निकालते हैं और कोफैक्टर क्या होता है, ये दोनों चीज को आपको समझना है ध्यान से। जैसे मान लीजिए इन दोनों का डिफिनेशन बताया गया था आप लोगों को माइनर एंड कोफैक्टर का। जैसे ए है तो A11 लिखें, तो A11 लिखें तब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिए। तब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। था क्या बचा आपके पास, यहां पर 6 बचा। ठीक है, उसी तरह से बात करेंगे A12, जितने भी एलिमेंट है ना सबका पोजीशन लिखते हैं। A12 तब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो कितना बचा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसको डिलीटिंग द ith और jth कॉलम करते हैं, मतलब उसको डिलीट कर देते हैं। कितना बचेगा 5। A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो कितना हो जाएगा 3। A22 तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो कितना बचेगा 4। अब देखिए जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, जो माइनर होगा वही क्या होगा, कोफैक्टर होगा। देखिए बात समझिएगा। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि यदि हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर क्या होता है, तब Cij से इसको डिनोट करते हैं। और कोफैक्टर बराबर आप इस तरह से बताया गया था कि -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij। Mij क्या है, Mij जो है आपका क्या है, ये जो है आपका माइनर है, ये आपका क्या है, कोफैक्टर है। मतलब माइनर जो है कोफैक्टर का रूप धारण कर लेता है। कैसे समझिए, जैसे -1 है तो -1 का पावर i प्लस j, अब i क्या है, उसका पंक्ति और स्तंभ रो कॉलम है। यानी आपको ये समझना है कि जो माइनर होगा, माइनर वही होता है मतलब जिसको डिलीट कर देते हैं। जैसे A11 लिए तो 1 रो मतलब पहला रो और पहला कॉलम डिलीट कर दिए तो कितना बचा 5, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिए तो कितना बचा 6 बचा। अब यही इसमें हम कोफैक्टर में भी 6 लिख देंगे। अब ये जो है -1 के पावर i प्लस j, तो यहां पर -1 के पावर i प्लस j मतलब 1 प्लस 1 करिएगा तो 2 होगा, और 1 प्लस 1 2 होगा, -1 का पावर 2 हो जाएगा, यानी क्या होगा, हमेशा प्लस देगा। इसका मतलब है कि 6 होगा। जितना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए माइंड में ही कंसीडर डायरेक्ट करिए। यहां पर कितना, इसको भी 5 लिखेंगे, यहां भी 3 लिखेंगे, यहां भी 4 लिखेंगे। लेकिन ये समझना आपको है कि मान लीजिए कि सर कि ये रो है और कॉलम है, रो कॉलम की संख्या को ऐड करने पर, जोड़ देने पर यदि वो सम संख्या आता है, इसका मतलब है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। और i और j यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या को जोड़ने पर यदि वो विषम संख्या देता, ऑड नंबर देता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर हमेशा क्या देगा, निगेटिव देगा। तो आपको यह देखना है कि कोफैक्टर में निगेटिव कहां लगेगा, तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या को ऐड करने पर यदि सम संख्या है, इवन नंबर है, तब तो वहां पर साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव निगेटिव की बात हटा दीजिए, साइन चेंज नहीं होगा। और यदि वहां पर ऐड करने पर, रो और कॉलम की संख्या को ऐड करने पर यदि ऑड नंबर आ जाए, इवन आ जाए, सॉरी ऑड आ जाए, विषम संख्या आ जाता है, तो वहां पर यहां पर क्या हो जाएगा,
ये वैल्यू जो है चेंज, इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए 1 1 2 क्या है, 1 1 2 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वैल्यू इसका चेंज, सॉरी साइन इसका चेंज नहीं होगा। इसमें देखिए 1 2 3 तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 1 3 तो भी साइन चेंज हो जाएगा, 2 2 4 इसका नहीं चेंज होगा। अब कोई बोला सर पहले से नेगेटिव रहेगा, तो साइन चेंज होने का मतलब क्या है कि पहले से पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, और पहले से नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, यही तो बात है। तो इस तरह से माइनर निकालते हैं, इस तरह से कोफैक्टर निकालते हैं। कुछ एग्जांपल जो है आपका बुक में दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट कर बता दे रहे। देखिए 4.4 आप खुद से कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है 4.4 क्वेश्चन करना। फिर भी 4.4 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग कितना, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोफैक्टर और माइनर निकालना है। फर्स्ट का फर्स्ट 2 -4 0 3, इसका एक सेकंड भी क्वेश्चन है, ए सी बी और डी, ठीक है। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2 -4 0 और 3, इसको आप ए मान लीजिए, ए मान सकते हैं इसको, ए बराबर इतना जो है आप लेट कर लीजिए, मान लीजिए। अब यहां पर हमको निकालना क्या है, तो माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है। तो उसी तरह से 1 1 माइनर निकालना है और निकालना है आपका कोफैक्टर, ठीक है। हिंदी दिया हुआ है इसमें देख लीजिएगा, A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कितना हो जाएगा 3, A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना कितना 0, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना -4, और A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पर जो कहते हैं अब यही वैल्यू यहां पे लिखेंगे 3 0 -4 और 2। अभी देखना है कि 1 1 कितना 2, तो इवन नंबर है, चेंज नहीं होगा, यहां चेंज हो जाएगा। तो चेंज भी करके क्या करिएगा, निगेटिव भी करिएगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पर चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। इस तरह से जो आपका क्या कोफैक्टर आएगा, 3 आ गया, 0 आ गया, और +4 आ गया और 2 आ गया, और इस तरह से आपका क्या आ गया, माइनर आ गया। इस क्वेश्चन में भी इसको आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। उसी तरह से आपका जो है 3 ऑर्डर का जो है दिया हुआ है, तो 3 ऑर्डर को भी आप इस तरह से जो है बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए सबसे पहले ये बात समझना है कि माइनर और कोफैक्टर हमको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसका डिफिनेशन वगैरह आपको पता ही है, डिफिनेशन आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, ये आपको बताना है कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालता है। यदि बच्चा कोफैक्टर नहीं निकालना जानेगा, माइनर नहीं निकालना जानेगा, तो कोफैक्टर नहीं जानेगा। यदि कोफैक्टर उसको नहीं आता है तो उसको एडजॉइंट और इनवर्स में दिक्कत होगी, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकलता है उसमें उसको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पहले इस सब छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा पहले आपको, कि माइनर और कोफैक्टर के बारे में। पहले तो थ्योरी के माध्यम से आप लोगों को बताया गया, इसके बाद अभी फिर से बताया गया, इसके बाद एक एक्सरसाइज बताया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, सेकंड का फर्स्ट देखिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए उसी तरह से मान लेंगे, माना कि ए बराबर आप मान लीजिए क्या, ये पूरा मैट्रिक्स मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब एक बात बताइए, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ कोफैक्टर निकालना है, माइनर निकालना है। A1 1 करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 1 1 -0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए आप माइनर निकाल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। अच्छा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 1 0 -0 कितना हो जाएगा 0। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा 0 1 0 0, तो ये हो जाएगा। फिर भी 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से 8 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 1 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। 8 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 0 1, ये 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब देखिए इसी वैल्यू को यहाँ पे लिखिए, मतलब इसमें आपको 2 2 फिर आपको 2 3 फिर 3 1 3 2 3 3 यानी 9 इस तरह से आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको 1 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। अब ये देखना है कि 1 1 कितना है 2 है, तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ होगा लेकिन 0 है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा देखिए लेकिन 0, यहाँ भी नहीं होगा। 2 2 कितना होता है 4 होता है। इसी तरह से आगे नीचे आपको जो है बनाते जाना है। इस तरह से आपको थर्ड ऑर्डर का भी जो है माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो के हिसाब से इसको निकाल लेना है, ठीक है, दूसरा पंक्ति के अनुसार। और 4 वाला बोल रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम्स के अनुसार जो है इसको निकालना है कोफैक्टर। तो 3 4 भी आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे बहुत आसानी से। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि अभी बहुत आगे बाकी है, सारा चीज बताना है ना। इसलिए आप नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, आप समझिए कि एक तरह से होमवर्क में आपको दिया जा रहा है। और एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको यदि बताया तो हम कर, ये आप लोग बोलेंगे तो इसको कर दिया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए 5 नंबर। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूं। एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है aij इज कोफैक्टर ऑफ aij, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज, देखिए क्या है इस पे डायरेक्ट सॉल्यूशन समझिएगा। ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है डेल्टा, क्योंकि डिटरमिनेंट को डेल्टा से बड़ा डेल्टा से यूज करते हैं। a11 a12 a2 a13, ठीक है। ये ऑर्डर डिटरमिनेंट जैसे लिखने के लिए बताए थे उसी का एक पार्ट है, ठीक है। ये आपका है a21 फिर a22 होगा, 23 होगा, a31 होगा, a32 होगा और a33 होगा। ये को डिटरमिनेंट है। और एक बात इसमें कह रहा है कि aij इक्वल टू aij, मतलब aij इज कोफैक्टर ऑफ aij, इसका क्या है इसका ही कोफैक्टर। तो बोल रहा है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। a11 a31 a12 a32 a13 a33। फिर आपका बी ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए बी ऑप्शन a11 a11 a12 a21 a13 a31। सी ऑप्शन देखिए a21 a11 a22 a12 a23 a13। और डी ऑप्शन आपका a11 a11 a21 a21 a31 a31। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप लॉजिक क्वेश्चन को देखते हुए डायरेक्ट समझ सकते हैं इसका आंसर कौन होगा, ठीक है। सब में मेथड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। aij इक्वल टू aij। अब देखिए तो a13 है 31 है, तो कभी इसके बराबर है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। a11 है 11, हाँ देखिए आगे बढ़ सकते। a12 है क्या है 21, ये भी नहीं होगा। और यहाँ भी 12 होना चाहिए। a21 है 1, ये भी नहीं होगा। अब 3 को नहीं होगा तो ना होगा। देख लीजिए a11 है तो a11 है, a21 है तो 21 है, a31 है तो a31 है, aij है तो ai क्या है j। तो इसको कोई मेथड नहीं है, लॉजिक है। मैथ में इस तरह का आपको जो है एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है तो उसमें इसी तरह का जो है मेथड लगाना है। ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ज्यादा आप सोच करके आंसर बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो 5 मार्क्स दे दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को आप लॉजिकली देखें कि कैसे बनाया गया, उस तरीके से आप समझ रहे हैं बात को, आप आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं। ज्यादा इसमें मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। इस तरह से जो हम क्वेश्चन को भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये लॉजिकल है कि aij इक्वल टू aij, इसमें अलग से मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। मेथड बताएंगे फिर जो है लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका 4.4 जो है कंप्लीट होता है, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये 4.5 पढ़ेंगे। और 4.5 में क्या पूछना है आपसे, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है एडजॉइंट और इनवर्स पर, ठीक है, एडजॉइंट और इनवर्स पर इसमें क्वेश्चन है। एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड जो भी प्रीवियस वीडियो आपको बताया गया था उसको एक बार आप देख लीजिए और इसके बाद जो है क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, फिर इनवर्स कैसे निकलता है। इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपको दिया हुआ है तो सारा क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दिया जाएगा ताकि सारा क्वेश्चन आपसे सोल्व हो सके, ठीक है। तो इसमें एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले बात आप देख लीजिए, पहले एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बता दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2, ठीक है। एडजॉइंट निकालने का तरीका, इसको हम लोग बोलते हैं सखंडज। सखंडज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सखंडज। इसमें सखंडज निकालना, देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको मान लीजिए, माना कि a बराबर 1 3 2 और 4, ये बराबर मान लीजिए। देखिए सखंडज निकालने का तरीका क्या है, पहले रफ में फिर से बात आप समझ लीजिए तो आपको बात जो है समझ में। यह स्टेप वाइज रूल आपको बताया गया था, आपको याद नहीं होगा तो आप जो है प्लेलिस्ट में वीडियो होगा डिटरमिनेंट में, आप देख लीजिएगा, थ्योरी करके दिया हुआ है उसमें। सबसे पहले बताया गया था कि पहले कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, अभी जैसा कोफैक्टर बताया गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड में आपको बताया गया था कि कोफैक्टर से न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं। और इसके बाद आपको बताया गया कि न्यू मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। टेकिंग इट्स ट्रांसपोज देन वी गेट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारा जो है इस तरह से मैट्रिक्स ए का क्या मिल जाता है, एडजॉइंट मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहले इसका कोफैक्टर निकालना होगा। तो आप a11 निकालिए, तो पहला रो, अब जैसे थर्ड कॉलम वाला थर्ड 3 ऑर्डर में बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कम ऑर्डर का समझना है, ज्यादा ऑर्डर का खुद से करना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसमें हम इनवर्स भी बता देंगे, साथ साथ आपको एडजॉइंट भी बता देंगे, ठीक है। हम बता देंगे कि आपका आंसर कहां तक आ रहा है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो कितना है 4, उसी तरह से 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कितना 3, लेकिन 1 2 कितना 3 तो नेगेटिव हो जाएगा। 8 2 1, तो सेकंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम तो कितना 2, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 1 कितना होता है 3 होता है, ये ऑड नंबर हो गया। 8 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो कितना होगा 1। तो पहले क्या किए, कोफैक्टर निकाले, पहले कोफैक्टर निकाले, इसके बाद इसको नया मैट्रिक्स मान लेंगे, न्यू मैट्रिक्स। इसको न्यू मैट्रिक्स मान लीजिए, बी मान लीजिए, यदि बी इसमें प्रेजेंट नहीं है तो बी मान लीजिए। ये 4 -3 उसी पोजीशन पर लिखेंगे जो पोजीशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर बी मान लिए, अब बी मान के फिर उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेंगे, तो बी का ट्रांसपोज लेने का तरीका बताए थे कि रो को कॉलम में लिख देते हैं, तो ये वाला चीज जो है इसमें लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 -3 -2 और 1। ये इसका क्या हो गया, मतलब इसका हम ट्रांसपोज ले लिए। और जो ट्रांसपोज लेते हैं, जब हम इसका बी का ट्रांसपोज ले लिए तो वही इसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट। हट जाओ, लाइट उधर से नहीं आ रहा है, हट जाओ, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो बी का डैश, तो बी का जब हम ट्रांसपोज लिए, बी का जब क्या लिए हम ट्रांसपोज लिए, तो वही एडजॉइंट दे दिया। इसका मतलब ही है कि आप लिख सकते हैं कि हेंस एडजॉइंट ए बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 -2 -3 और 1, ये आपका आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में इससे ज्यादा आपसे कहता है,
ठीक है, क्या करता है कि इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है, इनवर्स का भी एक छोटा सा क्वेश्चन जो है आगे लेकर के हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है, कि इनवर्स का जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए हम नहीं पढ़ेंगे दादू, और पढ़ेंगे। देखिए तो नेक्स्ट हम लोग 1 भी इस तरह से बनेगा, 2 भी बनेगा, और 3 और 4 क्वेश्चन है वेरीफाई करने के लिए। देखिए 3 क्वेश्चन नंबर वेरीफाई करने के लिए है आपका कि 2 3 है, -4 और माइनस क्या है 6 है। वेरीफाई क्या करना है कि a इंटू एडजॉइंट a इंटू a डिटर्मिनेंट a इंटू i। देखिए इसमें करने का मतलब ये है कि मान ली पहले इसको तो मान लीजिएगा a बराबर जो है ये एक मैट्रिक्स हो गया, और जितना ऑर्डर का है उतना ही ऑर्डर का i मान लीजिए 1 0 0 और 1 मान लिए। इसमें क्या करना है आप लोगों को, ये 3 पार्ट है, एक LHS है, एक MHS है, एक RHS है। ये जो है बीच वाला पार्ट हो गया, ये जो है आपका LHS पार्ट हो गया, ये RHS पार्ट हो गया। तो पहले इसका क्या है कि a का वैल्यू यहाँ लिखना है और इसका एडजॉइंट यहाँ निकाल देना, ठीक है। मान लीजिए LHS से चलेंगे, इसमें क्या करना है कि पहले एडजॉइंट लिखना है, बाद में a का वैल्यू लिखना है, और इसमें है कि इस वैल्यू का डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट आपको निकालने आता है, इस वैल्यू इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, ऊपर से नीचे गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, और यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 और 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे, इस दोनों का वैल्यू निकालेंगे। वही बात है, पहले a है बाद में एडजॉइंट है, पहले एडजॉइंट है फिर a है। एडजॉइंट से भी आप वाकिफ हैं कि एडजॉइंट कैसे निकलता है, a भी आपको दिया हुआ है तो दोनों काम आसानी से कर सकते हैं। बात यह है कि a दिया हुआ है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालना भी तरीका आपको पता है। तो डिटरमिनेंट और ये जो है जितना ऑर्डर का, क्योंकि इसमें i शामिल है तो i शामिल है तो i यहाँ पर लिख दिया खुद से, जितना ऑर्डर का a रहेगा उतना ही ऑर्डर का i रहेगा, तो i लिख दिए। और i लिखने के बाद क्या किया है कि i से इस डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे तीनों का वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते थे। क्लास में भी रहते तो इतना ही बताया जाता, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर पढ़ा रहा है तो इतना ही बताया जा रहा है, क्लास में भी इतना से बच्चा समझ जाता है, ठीक है। तो फिर भी यदि दिक्कत है तो बताइएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने का तरीका। अच्छा, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। इसमें आपको इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। माने व्युत्क्रम, इनवर्स का मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम निकालना, ठीक है। ए इनवर्स जैसे 2 है, -2 है, 4 है और क्या है 3 है। देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले मान लीजिए, माना कि लेट a इक्वल टू 2 -2 4 और 3, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का तरीका आप लोगों को बताया गया था। ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता था एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए, और आपको यह बताया गया था कि डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात बताया गया था कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है और डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इनवर्स एग्जिस्ट ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर बताया गया कि एडजॉइंट निकालो, फिर डिटरमिनेंट से क्या कर दो, भाग कर दो। तो पहले इसका हम डिटरमिनेंट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि 0 हो जाएगा तो इसका इनवर्स ही नहीं निकालेंगे। तो पहले आपको क्या करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन में, कि सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना चाहिए। तो डिटरमिनेंट यदि आप निकाल लीजिएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि 0 के बराबर नहीं आएगा, तब आपको जो है इनवर्स के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 4 हो गया, -2 और 3 हो गया। आप इसको करिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू 10, और 10 जो है 0 के बराबर नहीं होता है, ये डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इनवर्स निकलेगा। तो एक इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए। तो अब बात की है कि सर एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए इसका वैल्यू होता है, तो पहले एडजॉइंट निकाला जाए इसका।
तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आपको वही बात कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, a11 a12 a21 और a22। तो a12 a21 ये देखिए a11 निकाल रहे हैं फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कितना हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पर -2 होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्यों होगा? 2 1 3 होता है, साइन चेंज हो जाएगा। 2 2 ये हो जाएगा 2। इससे बताए थे कि नया मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। न्यू मैट्रिक्स आप बी बना लीजिए, बी बनाइए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और यहाँ पर भी +2 हो जाएगा। अब इसी का जब हम डैश लेते हैं तो यही आपका एडजॉइंट ए देता है। एडजॉइंट ए देखिए, डैश का मतलब क्या हो? इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये फर्स्ट रो में तो फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, तो 3 -4 हो गया, 2 और 2 हो गया। अब एडजॉइंट ये तो निकल गया, एडजॉइंट निकल गया, अब डिटरमिनेंट पता है तो हम फर्स्ट इक्वेशन से चल देंगे। ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना है? एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना है? 3 है, 2 है, -4 है और कितना है? 2 है। और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना है? 10। अब इसको क्या करना है? ये हो जाएगा 1/10, 3 -4 2 और 2। इस तरह से जो है हमारा ए इनवर्स इक्वल टू जो है आपका टेंशन निकल। ये सब चाहे तो 1/10 से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। वैसा टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, लगता है कि मतलब सारा जो है कंप्लीट कर जाता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11 तक क्वेश्चन जो है एक ही तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। और उससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाते हैं, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, 3 ऑर्डर वाला थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन 2 ऑर्डर से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये 5 बता दिया गया, 6 7 8 9 10 11 तक आप कर सकते हैं, डाउट होगा पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कौन सा क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर आप 12 में आइए डायरेक्ट। देखिए 12 क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर दिया हुआ, ए बराबर दिया हुआ 12 का सॉल्यूशन डायरेक्ट देखिए। ए दिया हुआ है 3 7 2 5, बी भी आपका दिया हुआ है बाबू 6 8 7 और 9 दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है वेरीफाई दैट, वेरीफाई करने के लिए ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टीज होता है, आपने पहले भी पढ़ा था। ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, उसी तरह से एक प्रॉपर्टी ये ट्रांसपोज में होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी आपका इनवर्स में होता है। इसको वेरीफाई करना है, तो आपको क्या समझना है इसको वेरीफाई करने के लिए? ये सोचना है ये एलएचएस पार्ट है, ये आरएचएस पार्ट है। सपोज मान लीजिए हमको यदि एलएचएस पार्ट से चलना रहे तो आप पहले ए बी निकालिएगा, ए बी निकालिएगा तो ए बी जब निकालिएगा यानी ए और बी में मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स आएगा। तो आपको कुछ इसी तरह का कुछ थोड़ा सा कैलकुलेटिंग टाइप का बड़ा मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब 2 ही ऑर्डर का मिलेगा, और 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका इनवर्स निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये एलएचएस का पार्ट निकल जाएगा। अब देखिए आरएचएस पार्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए इनवर्स और बी इनवर्स, यानी ए की सहायता से ए इनवर्स निकाल लेंगे और बी के सहायता से बी इनवर्स निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आरएचएस टर्म निकल जाएगा। अब एलएचएस का टर्म आरएचएस का टर्म क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो सीध हो जाएगा, ठीक है। उसमें अभी करिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये आप लोग आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए बात को, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यदि कोई बच्चा मेहनत कर रहा है तो जरूर करेगा, ठीक है। ये सोचो कि खुद से पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है, तो पढ़ना तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, हमको बनाने से क्या है, हम तो गाइडलाइंस कर रहे हैं। ए और बी है, तो ए और बी दिया हुआ है तो ए बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ए और बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी एक मैट्रिक्स आएगा और उस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे तो एलएचएस पार्ट निकल जाएगा। अब चलिए आरएचएस कैसे निकलेगा? तो ए दिया है तो ए इनवर्स निकालेंगे, बी दिया है तो बी इनवर्स निकालेंगे और दोनों को गुणा कर देंगे तो आरएचएस निकल जाएगा। आरएचएस का वैल्यू एलएचएस का वैल्यू को क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपसे हो जाएगा। तो 12 तक ही छोड़ दीजिए क्योंकि जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर, यदि कोई क्वेश्चन में बीच में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर से हम लोग क्वेश्चन वहां पर रिपीट कर देंगे, समझा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग 4.5 का क्वेश्चन नंबर कहां तक, मतलब इस सप्ताह में जो है ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका अलजेब्रा, कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 खत्म होता है।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।